जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं रासो साहित्य और रासो साहित्य के बारे में देख चुके हैं, रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। और हम पढ़ रहे थे रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं, जिनमें हम पृथ्वीराज रासो के बारे में बात कर रहे थे। और अब तक हम जो पृथ्वीराज रासो के बारे में बात कर चुके हैं, उसके बारे में सामान्य जो बातें हैं, उसके लेखक, काव्य स्वरूप के बारे में। और आचार्य शुक्ल जो है उसे सर्वप्रथम महाकाव्य मानते हैं और महाकवि मानते हैं चंद्रप्रदाय को। नरोत्तम स्वामी उसे मुक्तक रचना मानते हैं। उसका प्रधान रस आपको पता ही वीर रस है, वो श्रृंगार रस है। अलंकारों के बारे में बात कर चुके हैं, उसमें 69 समय में विभाजित है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। छपे छंद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, इसलिए चंद्रप्रदाय को छपे छंद का राजा भी कहा जाता है। और चंद्रप्रदाय छपे छंद के राजा हैं, ये कथन शिव सिंह सेंगर ने कहा है। और प्रोफेसर नामवर सिंह क्या कहते हैं कि चंद को छंदों का राजा कहा है नामवर सिंह ने। तो इस बारे में बेसिक रूप से हम बातें कर चुके हैं। उसके नायक नायिका कौन है उसके बारे में। अब चलते हैं कुछ विशेष तथ्यों के बारे में, आज बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज क्लास की। और सबसे पहले बात करें विशेष रासो साहित्य चल रहा है अपना, रासो साहित्य। आशा करता हूँ आप सभी को क्लासें अच्छी लग रही होंगी और आप रेगुलर जो है साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे और अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे, बिना किसी भी बाहरी भटकाव के, द्वंद्व के। और लगातार तैयारी कर रहे होंगे। इस बार आपने जो सोच रखा है कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, ये लेक्चरर बनना है और वरिष्ठ अध्यापक बनना है, तो आपने वो करके दिखाना ही है। तो मेहनत कर रहे होंगे लगातार, बिना किसी फालतू इधर उधर दिमाग को द्वंद्व या परेशानी में उलझे हुए, है ना। सबसे पहली बात रासो साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज रासो। आप सभी साथी जो क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि क्लास को ओपन करते हैं सबसे पहले लाइक ज़रूर करें और आपकी कमेंट प्रतिक्रियाएं जरूर दें ना, कि किस तरह क्लास लग रही है, क्या और एक्स्ट्रा किया जा सकता है। कुछ विचार, कुछ सुझाव जरूर दें। मुझे जैसे टाइम मिलता है, जैसे मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, हो सकता है मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, लेकिन मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप जो है कमेंट जरूर करें, क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि प्रत्येक हर क्लास को किसी ग्रुप में अपने स्टेटस पे शेयर जरूर करें ना। अब नए साथियों को भी जरूर जोड़ने की कोशिश करें। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें। अब बात करते हैं आज विशेष तथ्यों के बारे में। बेसिक जानकारी हम देख चुके हैं, विशेष कुछ अन्य जो तथ्य हैं इसके बारे में, पृथ्वीराज रासो के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो पृथ्वीराज रासो जो है, इसको जो माता प्रसाद गुप्त है उन्होंने पृथ्वीराज रासो का समय मनाया 1343 ईस्वी। तो इसे नोट कर लेंगे आप। माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो का समय 1343 ईस्वी माना है। माता प्रसाद गुप्त ने जो पृथ्वीराज रासो का जो समय है वो 1343 ईस्वी माना है, ठीक है। बात करते हैं श्याम सुंदर दास और माता प्रसाद गुप्त, इन दोनों ने पृथ्वीराज रासो का संपादन किया है। अगला तथ्य है कि श्याम सुंदर दास और माता प्रसाद गुप्त दोनों ने पृथ्वीराज रासो का संपादन किया है। पृथ्वीराज रासो का संपादन किस किसने किया है? तो श्याम सुंदर दास जी ने और माता प्रसाद गुप्त ने, इन दोनों ने पृथ्वीराज रासो का संपादन किया है। और माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो का जो समय है वो 1343 ईस्वी माना है। बात करें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसको सुखी संवाद का अगर पुकारा है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सुखी संवाद कहा गया है। सुखी संवाद कहकर पुकारा है।
कहकर पुकारा है। नोट कर लेंगे यहाँ तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा है। नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लो, लिख रहे हो तो साथ के साथ लिख लें। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष तथ्यों के बारे में। तो माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो का जो समय है वो 1343 ईस्वी माना है, और श्याम सुंदर दास और माता प्रसाद गुप्त दोनों ने पृथ्वीराज रासो का समय संपादन किया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा है। देखो हमारी जो क्लासेस चल रही है वो रेगुलर क्लास चल रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली जो सीरीज है वो भी रेगुलर चल रही है। उसके भी 7-8 वीडियो हो चुके हैं, और ये अपनी जो क्लासेस के भी लगभग 33-34 वीडियो हो चुके हैं। और हर शनिवार को या उससे पहले जैसे शुक्रवार, आज जैसे शुक्रवार होता है तो शुक्रवार को या शनिवार को जब भी मुझे टाइम मिलता है तो लाइव सेशन भी अपन रखते हैं, जिसमें मौके प्रश्न हो जाती है, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, परिचय हो जाता है ना। क्लासेस रेगुलर चल रही है अपनी, तो आप अच्छे से तैयारी करें बिना किसी भी परेशानी के, बिना किसी भटकाव के, क्योंकि अब समय नहीं है ना द्वंद्व में आने का, भटकने का समय नहीं है। रेगुलर तैयारी करें और ख़ुद को मोटिवेट रखें। और मैं भी रोज़ वीडियो बनाता हूँ छोटी मोटी जानकारी के, या मोटिवेट किस तरह आपको मोटिवेट रखा जा सकता है, इस तरह मैं भी कोशिश करता हूँ कि रोज़ आपको 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आप कुछ सकारात्मकता बनी रहे ना। नकारात्मकता हावी होती है, ये हर दूसरे दिन, हर तैयारी के दौरान हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा लगता है कि यार मुझसे होगा ही नहीं होगा। तो मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने अनुभव शेयर करने के आपसे, और आप लगातार तैयारी जारी रखें, बस छोड़ना नहीं है, ठीक है। बात करते हैं तो जो पृथ्वीराज रासो है इसको जो है ना, ये चंद्र बदाय ने पूरा नहीं लिखा था। इसके अंतिम जो 10 समय थे पीछे के, वह इनके पुत्र जलन ने लिखे थे। तो इसको जो पूरा करने का काम इनके पुत्र जलन ने किया। तो सबसे तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का या पूर्ण रूप से लिखने, पूरी किताब लिखने का काम उनके पुत्र, चंद्रबदाय के पुत्र है ना, उनके पुत्र जलहण, उसका नाम था जलहण ने किया। जलहण ने पृथ्वीराज रासो के अंतिम 10 समय लिखे। यानी कि टोटल कितने समय थे उसमें, तो 69 समय है ना, 69 समय है। उसमें से 10 समय कौन लिख रहे हैं, तो 10 समय तो लिखे जलहण ने। तो शेष कितने बचे, 59, ये लिखे चंद्रबरदाय ने। तो 69 समय तो लिखे, 59 तो लिखे 59, तो चंद्रबरदाय ने वो 10 समय लिखे। जलहण ने। इस प्रकार 69 समय जो है वह पृथ्वीराज रासो को में विभाजित है। तो अंतिम जो 10 समय है वह किसने लिखे हैं, जलहण ने लिखे हैं। और एक इसके लिए कहा भी गया है कि पुस्तक जलन हत दे चले गजन निरपकाच, ये पंक्ति भी इसी में मिलती है। ये जो चंद्रबरदाय की पंक्ति है, वो कहते हैं कि पुस्तक जलहण हत दे चले गजन नृपकाज, व चले गजन निरपकाज, पुस्तक जलन हत दे चले गजन निरपकाज। ये पंक्ति जो है स्वयं किसकी, चंद्रबरदाय की है ना, ये भी याद रखें। यह पंक्ति चंद्रबरदाय की है, यह पंक्ति चंद्रबरदाय की है, ठीक है। यह पंक्ति किसकी है, पंक्ति चंद्रबरदाय की है। तो पुस्तक जलन हत दे चले गजन निरपकाज, ये पंक्ति जो है चंद्रबरदाय की है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में यहाँ तक आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण रूप से लिखने का जो काम है वह उनके पुत्र जलन ने किया है, और जलन ने पृथ्वीराज रासो के अंतिम 10 समय लिखे हैं। 69 समय में टोटल है, कुल 10 समय में जलन लिखे हैं और 59 जो है चंद्रवदन ने लिखे हैं। पुस्तक जलन हथते चले गजेंद्र प्रकाश, ये पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए वो गजनी गए थे अंतिम समय में चंद्र बताए, तो उसके लिए ये पंक्ति है कि पुस्तक जलन को सौंप के कि अब तुम इसको पूरा करना, और वो चले गए गजनी, है ना, राजा काज निरपकाज राज काज के लिए यह पंक्ति चंद्र बदाई की है। लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। चलें आगे। अब बात करते हैं और शेष अन्य तथ्यों की। तो जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, सुख सुवी संवाद का, है ना, दोबारा लिख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, सुखी संवाद, है ना, सुखी संवाद ये कहा है। उसी प्रकार डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि यह एक महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी है। कौन कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं यह एक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह एक महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी है। महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी, यह एक महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी है ना। ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इसी प्रकार एक विजय देव नारायण साय ने भी पद्मावत के लिए कहा है ना, आप यहाँ नोट कर लेंगे। नोट, विजय देव नारायण शाही ने, विजय देव नारायण शाही ने क्या कहा है? पद्मावत को कहा है महाकाव्यात्मक त्रासदी। पद्मावत को महाकाव्यात्मक वही राजनीतिक त्रासदी, महाकाव्यात्मक त्रासदी, ट्रेजेडी कहा है। पद्मावत को महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है विजय देव नारायण शाही ने, और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। जो शंभुनाथ सिंह है उन्होंने पृथ्वीराज रासो को जो है विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। तो ये कथन भी आप साथ के साथ नोट कर लेंगे। शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। ठीक है। शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। यहाँ तक नोट कर लें, साथ के साथ नोट्स लिख रहे हो तो नोट्स लिख लें साथ के साथ। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बात कर रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद तो कहते हैं सुखी संवाद। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं ये एक महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी है। और विजय देव नारायण शाही ने इसी प्रकार पद्मावत को कहा है कि यह महाकाव्यात्मक त्रासदी ट्रेजिडी है। और शंभुनाथ सिंह ने कहा कि पृथ्वीराज रासो को विकासशील महाकाव्य किसने कहा है? शंभुनाथ सिंह ने। लिख लीजिए आप। ठीक है।
मिटा दूँ, चलते हैं आगे। सुख सुख के संवाद, महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी। रिवीजन पे मैं हमेशा क्लास में जब भी क्लास अटेंड लेता हूँ आपकी, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ रिवीजन पर, है ना। तो रिवीजन ज़रूरी है ना। क्लास कितनी क्लास होती है अपनी? 40 मिनट की क्लास भी नहीं होती है, 35 से 30 मिनट की क्लास होती है। रिवीजन करने में क्या जाता है? 2 मिनट में रिवीजन हो जाता है। दूसरे दिन सुबह बाद रिवीजन करो, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन करना छोड़ना नहीं है ना, रिवीजन में फोकस रखना है। अब बात करें अगले तथ्य की, तो बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ में चंद्रप्रदाय ने जो पंक्ति लिखी है वो कई बार पूछी जाती है, तो उसे भी नोट कर लेंगे। पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ में, पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ में, पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ में चंद्रप्रदाय लिखते हैं, चंद्रबरदाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये जो पंक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध है, ये कई बार पूछी गई एग्जाम में, तो इसे नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। उक्ति धर्म विशालस्य, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, राजनीति नवरसम, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, षट्भाषा पुराणम च, षड्भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, कुरान कथितम मया। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है कि किस विद्वान की है या फिर किस ग्रंथ की पंक्ति है। तो ये पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ की पंक्ति है और चंद्रबरदाई की पंक्ति है। तो पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ में लिखी हुई पंक्ति, तो ये से नोट कर लें और याद करना है, और विशेष याद भी हो जाएगी ना। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम अषट भाषा प्राणम च कुरानम कथितम मया, सीधी पंक्ति है, तो याद होने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अब यहाँ तक हो गई बात। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो को जो है विद्वानों ने जो है, कुछ विद्वान इसे प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न यहीं से बनता है कि कौन से विद्वान इसको प्रमाणिक मानते हैं, कौन से विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं, कौन से विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। यहाँ से प्रश्न सर्वाधिक बनता है, क्योंकि जो है यहाँ से जो है मिलान बिंदु वाले प्रश्न बनते हैं। एक तरफ दे देगा वो प्रमाणिक अप्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक वाले विद्वानों के नाम, बताएगा कौन से इनमें से अप्रमाणिक मानता है, मिलान कीजिए इस तरह। तो यहाँ से प्रश्न सर्वाधिक बनते हैं, तो अब उसके बारे में बात करेंगे कौन कौन से प्रमाणिक मानते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। बात करें इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में कितने मत प्रचलित? 3 मत है ना। तो इस रचना की प्रामाणिकता, इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में, प्रामाणिकता के संबंध में 3 मत, कितने मत? 3 मत प्रचलित है ना, 3 मत प्रचलित हैं। 3 मत कौन कौन से प्रचलित है? पहला मत तो है जो विद्वान इसे अप्रमाणिक मानते हैं, है ना। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, पहला मत तो उनका है जो इसको अप्रमाणिक मानते हैं। दूसरी बात करें तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, और तीसरा समूह उन लोगों का है, उन विद्वानों का है जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। नोट कर लेंगे यहाँ तक। तो इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में जो है 3 मत प्रचलित हैं। पहला ग्रुप उन लोग विद्वानों का है जो इसको अप्रमाणिक मानते हैं, दूसरा ग्रुप जिसको प्रमाणिक मानते हैं, और तीसरा समूह जो है इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें तो विशेष तथ्य में तो ये जो पंक्ति है पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ में मिलती है, चंद्रबरदाई की पंक्ति है, इसे याद रखना है। उक्ति धर्म विशालस्य षट राजनीति नवरसम षड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। ठीक है। इस रचना के प्रामाणिक संबंध में कितने मत प्रचलित हैं? 3 मत प्रचलित हैं।
पहला अप्रमाणिक मानने वाले, दूसरा जो प्रमाणिक मानने वाला, तीसरा जो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। चलते हैं अब आगे, बात करते हैं कि जो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है और वह क्यों इसे अप्रमाणिक मानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अब। तो अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार, पहला है ग्रुप अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार। अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार है ना, अप्रामाणिक मानने वाले। अब कौन कौन से विद्वान जो इसे अप्रामाणिक मानते हैं तो बात करें, सबसे पहले आता है राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा। बात करें अगले विद्वान की तो कविराज मुरारीदान, कविराज मुरारीदान व श्यामल दास एवं श्यामल दास। अगले विद्वान की बात करें तो मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। और बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने तो इस पूरे ग्रंथ को ही जाली कहा है ना, ये याद नोट कर लेंगे। इनके अनुसार तो पूरा ग्रंथ ही जाली है, यह पूरा ग्रंथ ही जाली है, ये बात कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आगे बात करें डॉक्टर वुलर, और लास्ट रूप से अंतिम रूप से बात करें तो वह है मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया ना, मोतीलाल मेनारिया नोट कर लेंगे यहाँ तक। पूर्वोक्त 6 विद्वानों के नाम है अप्रामाणिक मानने वाले। मुख्य जो विद्वान है ये है राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, कविराज मुरारीदान एवं श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो कहते हैं कि पूरा ग्रंथ ही जाली है, डॉक्टर वुलर और मोतीलाल मेनारिया। ये विद्वान जो है इसको अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं। अब ये इसे अप्रामाणिक क्यों मानते हैं उसे भी नोट करेंगे। ये मानते हैं कि न तो कोई पृथ्वीराज हुआ है, न ही कोई चंद्रप्रदय हुआ है, और न ही कोई ऐसा कोई ग्रंथ लिखा गया है, इनका ये मत है। ठीक है, लिख लीजिए आप यहाँ तक। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर जी, कविराज मुरारीदास श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये पूरा ग्रंथ ही जाली है, डॉक्टर वुलर और मोतीलाल मेनारिया। ठीक है, अब ये अप्रामाणिक मानते हैं, उसके पीछे क्या क्या बात कहते हैं ये, तो वो भी साथ के साथ नोट कर लीजिए। इन विद्वानों का कहना है कि यह वर्ग कहता है कि ना तो कोई चंद्रप्रदाय हुआ है और ना चौहान के दरबार में। यह वर्ग कहता है कि ना तो कोई चंद्रप्रदाय हुआ है, ना तो कोई चंद्रप्रदाय हुआ है ना, ना चौहान के दरबार में रहा है, ना चौहान के दरबार में रहा है, और ना ही क्या हुआ, ना ही पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा है, ना ही
पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा है। ये बात कहते हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। ये वर्ग कहता है कि ना तो कोई चंद्रप्रदय हुआ है, ना ही चौहान के दरबार में रहा है, और ना ही पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा है। अब सबसे पहले बात करें कि पृथ्वीराज रासो को जो है सर्वप्रथम अप्रामाणिक कहने वाले विद्वान या मानने वाले विद्वान था तो डॉक्टर वुलर। तो ये बात नोट कर लेंगे आप कि पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वाला विद्वान तो कौन था? डॉक्टर वुलर। याद करेंगे, डॉक्टर वुलर जो है पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान थे तो डॉक्टर वुलर। नोट कर लीजिए, ठीक है। यह वर्ग कहता है ना तो कोई चंद्रप्रदय हुआ है, ना चौहान के दरबार में रहा है, ना ही पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा है, और पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है डॉक्टर वुलर। बात करते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कही है ना। ये दूसरी बात नोट कर लेंगे आप कि पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहकर अप्रामाणिक मानने वाला विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मानने वाला विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। नोट कर लें यहाँ तक। तो पृथ्वीराज रासो को जो है सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानते हैं तो डॉक्टर वुलर मानते हैं, और पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहकर फिर अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब बात करते हैं वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर शेष तथ्यों की जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और बाकी एक दो चार तथ्य और बचे उनके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। उसके बाद हमारी पृथ्वीराज रासो रचना जो है समाप्त हो जाएगी। फिर अन्य जो शेष रचनाएं हैं जैसे बिसलदेव रासो है, कुमार रासो है, उनके बारे में बात करेंगे। तो दूसरा वर्ग जो है वह है प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। कौन कौन से विद्वान है जिसको प्रामाणिक मानते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है ना। कौन इसे प्रामाणिक मानता है, कौन अप्रामाणिक मानता है, कौन अर्ध प्रमाणिक मानता है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो सबसे पहले बात करें, पहले विद्वान है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दूसरे विद्वान की बात करें मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। उसके आगे बात करें मिश्र बंधु भी इसे प्रमाणिक मानते हैं। मिश्र बंधु, कर्नल टोड। उसके आगे बात करें मथुरा प्रसाद दीक्षित। मथुरा प्रसाद दीक्षित। आगे बात करें डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। और विद्वान की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। उपाध्याय हरिओद। आगे बात करें तो नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र।
जॉर्ज ग्रियर्सन और जॉर्ज ग्रियर्सन। ये विद्वान जो है पृथ्वीराज रासो को जो है प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है, तो इसे नोट कर लेंगे। ये प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टोड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इन विद्वानों के नाम जरूर याद रखें, 2-3 बार याद करेंगे और रिवीजन करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव निकालेंगे ना इनमें से, तो फिर आपको याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़्यादा आपको दिमाग में तनाव नहीं लेना है। लिख लिया होगा यहाँ तक। इस वर्ग के जो विद्वान हैं उनका कहना है कि चंद्रप्रदा भी हुआ है, चौहान का दरबारी भी था और उसने ये भद्रासुमा काव्य भी लिखा है, तो ये बात भी आप नोट कर लेंगे। मिटा देता हूँ यहाँ। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो फिर आप वीडियो को जो है स्किप करके धीरे धीरे देख लें और नोट्स बना लें। तो इस वर्ग के विद्वानों का मानना है कि इस वर्ग के विद्वानों का मानना है कि चंद्रबरदाई हुए हैं और चौहान के दरबारी भी, तथा पृथ्वीराज रासो महाकाव्य भी लिखा है, ठीक है। ये बात मानते अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। आज क्लास में इतना ही। अगली क्लास में बात करेंगे पृथ्वीराज रासो को जो अर्ध प्रमाणिक मानते विद्वान और 2-4 अन्य तत्वों की, फिर आगे अन्य रचनाओं की, श्रेष्ठ रचनाओं के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, अच्छे से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और क्लास को रेगुलर देखें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ना, और निराश नहीं हो, हताश नहीं होना है, थकना नहीं है, चलते रहना है, सिलेक्शन लेके ही रुकना है इस बार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।